हार के बाद पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुतिन विरोधी एक नेता ने यह बयान दिया है कि हार के बाद रूस में 30 से 40 नए राज्य बनेंगे और बड़े पैमाने पर लोग विद्रोह करेंगे। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा ईरान की एक मिसाइल बन सकती है समस्या। जी हां, जिसे पुतिन बहुत जल्द अपनी फोर्स में शामिल करना चाहते हैं। रूस को जल्द ही ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। ये है ईरान की फतेह 110। ऐसी फायर पावर, ऐसी तबाही की ताकत, दुश्मन के दिल में खौफ भर देने वाले धमाके। फतेह 110 सबसे खतरनाक पैकेज कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छपने लगी हैं कि ईरान की मिसाइल बहुत जल्द रूस पहुंच सकती है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया का मीडिया ईरान की मिसाइल की चर्चा कर रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की इससे कैसे बचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। फतेह 110 कैसे दुश्मन को तबाह करती है, इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले ज़ेलेंस्की के दिल में ईरान के हथियारों का खौफ देख लीजिए, क्योंकि इससे आप यूक्रेन के ऊपर रूस और ईरान के हथियार वाले गठबंधन का खतरा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все енергетичній. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідно. दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब ज़ेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन ने तीसरी आंख खोलकर शॉक एंड ऑ वाला एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान करीब 3 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखा चुका है, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। इस हमले के बाद का खौफ कैसा था, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था।
इसलिए अगर ये मिसाइल रूस को मिलने वाली है तो आप इसे शाहिद ड्रोन के बाद पुतिन को मिलने वाले सबसे खतरनाक ईरानी हथियार कह सकते हैं। पुतिन ने अगर इस मिसाइल को लेकर फैसला किया है तो समझिए वो फाइनल है। ये बात साफ हो गई है कि अब ईरान की ताकत से ही पुतिन धमकाने के लिए ज़ेलेंस्की ने ड्रोन की लाश के साथ यानी गिराए गए ड्रोन के साथ वीडियो भी रिलीज किया। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी है। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों पर पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब यही हिटमैन सऊदी अरब और अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि वहां भी ऐसे ही ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले का खतरा बताया गया है। На 30 дронів захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है, लेकिन इस बार ईरान की नई मिसाइल जो यूक्रेन को लेकर भी चर्चा में है, उसे लेकर डर बहुत ज्यादा है। ये है फतेह 110 मिसाइल। कहा जा रहा है कि ईरान अब यह मिसाइल रूस को भी सप्लाई करने जा रहा है। ऐसा दावा अमेरिका का भी है, इसलिए इस मिसाइल की बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है, और यही बात पुतिन को पसंद आ गई है। पुतिन की नई पसंद के बाद अमेरिका भी डरा डरा सा है और उसे लगता है कि इराक वाले हमले यूक्रेन में होंगे। Continues to deny reports that are increasingly unmistakable that Iran is providing this type of assistance to Russia. And that fact suggests that this is not something that Iran is necessarily proud of, but that Iran is undertaking this activity for reasons that they would have to explain, whether the motive is strategic, whether the motive is financial, whether the motive is geopolitical, whether it's a mix of all of those things. That would have to be something Iran would need to explain. But of course, Iran has continued to obfuscate and lie. ईरान अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है। इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। ज़ेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या हैं। और अब तो पुतिन पूरे युद्ध को ईरान के चश्मे से भी देख रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी है। पुतिन बहुत खामोशी से फैसले ले रहे हैं। इसमें कादिरोव की सलाह भी है और उनके नए जर्नल के भी खतरनाक आइडिया हैं। ज़ेलेंस्की अपने वीडियो स्टेटमेंट में बार बार ईरान के ड्रोन का नाम ले रहे हैं।
क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह खत्म करना होता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के सैनिक रूस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इनमें 3 ड्रोन शामिल रहे, जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इनमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। ईरान को बड़ा खतरा बताते हुए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को मदद का इशारा किया है। Щойно говорив з Бен'яміном Нетаньягу, лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїль. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для усіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим більше, що загрози для нас споріднені. इजराइल से लगातार मदद की गुहार और ज़ेलेंस्की का नेटो से बड़े बड़े हथियार पैकेज लेना, ये ऐसी बातें हैं जिसके बाद ईरान को इस युद्ध में शामिल करने की प्लानिंग बहुत ध्यान में रखकर की गई है। पुतिन ने बस ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद उनके स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को आदेश मिला। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सलाह के बाद बनाया गया है। लिहाजा पुतिन के लेटेस्ट ऑपरेशन की प्लानिंग में कादिरोव का भी दखल रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रूस का दावा है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड के लड़ाके यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें नेटो की लगातार मदद मिल रही है। हालांकि रूस ने उनके कई ठिकानों को तबाह किया है। В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики ईरान की फौज अगर यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चों पर लड़ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैसले का है, क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि यूक्रेन की मदद नेटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून के छींटे अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़े तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन क्राइमिया पुल वाला बदला ले रहे हैं। उनको यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया है, इसलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज उनका ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है।